Morning, Kashish. Good morning, everyone. Good morning, Amini. Good morning, Sanjana. Good morning, Kashish. Good morning, Sneha. Good morning, Ajay. Good morning, Ritu. रितु, ये बताओ मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग, शिवानी. गुड मॉर्निंग, शिवानी. और गुड मॉर्निंग, तनु. शिवानी, आपके मार्क्स कितने थे? कल जो टेस्ट हुआ था सेल डिवीजन वाला, 23 थे या 22? गुड मॉर्निंग, वैष्णवी. 23? तो इतने कम क्यों आए? रिवीजन क्यों नहीं किया सही से? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर. भाई, जिसके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, प्लीज थोड़ी सी मेहनत करो. ठीक है, थोड़ा सा सीरियसली लो. मतलब ये है कि अपना पूरा एफर्ट देने के बाद कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आज भी आपके दो टेस्ट ही होंगे शायद. और इवनिंग में क्लास नहीं रहेगी. ठीक है. तो आज एक तो लिविंग वर्ल्ड वाले का टेस्ट होगा, दूसरा पार्ट उसका. और एक फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ के रखना. लिविंग वर्ल्ड तो कल पढ़ ही लिया है. आज जो है आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है? सभी लोग तो शाम तक का टाइम है आपके पास. टाइमिंग मैं भी क्लास के बाद भेज दूंगा. टेस्ट कितने बजे होगा? वही 5 बजे के आसपास ही होगा. ठीक है, एक शायद 5 बजे से होगा, एक शायद 6 बजे से होगा. और रितु, प्लीज थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है? रितु, मधु, रेशमा. चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे थे, ठीक है? अभी हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, बिकॉज ये है कि अभी हमारे ये चैप्टर बीच में चल रहा है, ठीक है? तो अभी मैंने सोचा कि अभी केमिस्ट्री कर लेते हैं. तो यहाँ पर क्या, हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ रहे थे, ठीक है? एंड इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था. ठीक है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हम बारे में हमने क्या पढ़ा था कि लाइक बेसिकली ये शेल के बारे में बताता है कि कौन सा वाला शेल है. शेल का मतलब आप समझ सकते हो ना? ठीक है. जैसे आपने वो देखा है, कैडबरी जेम्स का एक शेल आता है ना, कैडबरी जेम्स का. ठीक है, वो बॉल जैसी आती है, उसके अंदर जेम्स होती हैं. तो लाइक उसी टाइप का एक शेल बना होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ. तो n=1 का शेल होगा, फिर उसके ऊपर n=2 का शेल होगा, फिर n=3 का शेल होगा. तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि शेल का मतलब क्या है कि एक बॉल जैसा जो सरफेस है. ठीक है.
तो n=1 का पहले बॉल जैसा एक सरफेस बना होगा, फिर उसके ऊपर n=2 का बॉल जैसा एक सरफेस बना होगा। तो उसी शेल की बात कर रहे हैं एंड उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल होते हैं इसकी वैल्यू n² से दी जाती है, ये भी हमने देखा था। तो यानी कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि भाई n=1 वाला शेल है, तो उसमें जो मेरे टोटल ऑर्बिटल्स हो जाएंगे वो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएंगे। अब मान लो अगर 2 है, n=2, तो उसमें कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी देखेंगे कि कैसे 4 होते हैं और कैसे 2 होते हैं। उसके बाद है, तो यहाँ पर ये भी लिखा था कि भाई हम लेटर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर n=1 है तो उसको k बोल देंगे, n=2 को l बोल देंगे, 3 को m बोलेंगे, 4 को n बोलेंगे। ठीक है। और उसके बाद था साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ जैसे मैं कह रहा हूँ शेल का मतलब क्या है, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर। तो n=1 पहले आएगा, फिर n=2 बाद में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर n=1 को हम रेडियस के टर्म्स में देखेंगे तो और n=2 को हम रेडियस के टर्म्स में देखेंगे, तो 2 वाले की रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू 1 वाला। जैसे मैंने राइट साइड में ये फिगर भी बनाया था आपके लिए। ठीक है। तो यानी कि जितना नंबर n का बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा? ऑर्बिटल का साइज यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा या शेल का साइज इंक्रीज होता जाएगा। शेल का साइज बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है। बिकॉज शेल के अंदर ही आपके क्या है? ऑर्बिटल्स है। So in other words, the electron will be located away from the nucleus since energy is required in shifting away the negatively charged electron from the positively charged nucleus. The energy of the orbital will increase with increase of n। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। यानी कि जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से, इसका मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी लेवल पे है वो। ठीक है। बिकॉज जितना ज्यादा दूर है इसका मतलब ये है कि पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा वहां पे, आपने उससे उसको दूर किया है, तो उसमें आपने क्या करी है? एनर्जी मतलब इन्वॉल्व की है या एनर्जी को स्टोर करवाया है उसमें। ठीक है। तो इस वजह से वहां पर क्या होगा? आपका एनर्जी जो है एन की नंबर मतलब एन जितना ज्यादा बढ़ा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर देखा था वो एजीमुथल क्वांटम नंबर था, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और मैंने आपको एल का मतलब बताया था, एल जो होता है वो आपका 0 से लेके n-1 तक जाता है। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि n=4 है, तो 0 से n-1 तक जाने का मतलब क्या है कि एल की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3। ठीक है। मतलब जितना आप एन का नंबर लोगे उससे एक कम लेना है और 0 से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो मैं n=6 ले लेता हूँ सपोज, तो n=6 हो गया तो मेरे पास एल की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। तो 0 से लेके n-1 तक जो वैल्यू होती है वो हमारी किसकी वैल्यू होती है? एल की वैल्यू होती है। एल यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पर ईच शेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब शेल्स और सब लेवल्स। ठीक है। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पर ये जो आपके अलग अलग एल की वैल्यू है ना, जैसे एल की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से एल की वैल्यू है, तो हर एक एल की वैल्यू किसी ना किसी सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा है, इन्होंने देख सकते हो, ये लिखा था कि अगर मान लो वैल्यू ऑफ एन ये है तो उसके लिए नोटेशन हम यहाँ पर ये यूज करेंगे। तो अगर मान लो हमारी वैल्यू क्या है? 0 1 2 है, तो हमारे पास जो सबशेल होंगे वो एस पी और डी होंगे। तो कहने का मतलब है जो एक कोई वैल्यू होती है हमारी एल की, वो किसी पर्टिकुलर एक सबशेल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। सबशेल का मतलब है शेल का एक पार्ट। ठीक है। शेल अभी हमने देखा लाइक एक मतलब क्या हो सकता है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जैसा है, इमेजिनरी होता है, ये ऐसा होता नहीं कि एक्चुअली में बना हो, इमेजिनरी होता है। और उस सब शेल के अंदर क्या बने हो? हमारे सब शेल बने हो। ठीक है। तो लाइक मतलब ये है कि आपके पास एक बड़ा सा कबर्ड है एंड उस कबर्ड में क्या बने हो? छोटे छोटे शेल्फ्स बने हो इस तरीके से। तो बड़ा वाला कबर्ड तो आपका ये क्या हो गया? इसे आप शेल मान सकते हो। और ये जो छोटे छोटे ये इसके जो सेक्शंस हैं उसे आप सब शेल कह सकते हो। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि जैसे स्फेरिकल शेल होता है उसके हमारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं, सब शेल्स होते हैं, उन्हीं को हम ये वैल्यू ऑफ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वैल्यू ऑफ एल 0 है तो उसका मतलब वहां पर एस नाम का सब शेल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अगर मान लो 1 वैल्यू है हमारी एल की तो वहां पर पी सबशेल प्रेजेंट होगा। 2 वहां पर अगर है तो 2 वहां पर क्या कर रहा होगा? डी सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब उसके बाद यहाँ पर सबशेल की नोटेशन दी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि अगर मान लो हमारे पास n=1 है,
तो n इक्वल टू 1 के लिए l कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 से लेके n माइनस 1 होता है। n अगर 1 है तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि l की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी। तो यहाँ पर जो सबशेल की नोटेशन है वो 1s हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 है, n इक्वल टू 2 अगर होता है तो l की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, और इसके साथ साथ क्या होगी, 1 भी होगी, ठीक है। तो इसमें आपका 2s भी आ जाएगा और आपका 1s भी आ जाएगा। अगर मान लो n इक्वल टू, हाँ ठीक है, सॉरी ये नीचे आ गया ना, तो 2s हो गया, उसके बाद n इक्वल टू 2 दूसरी वैल्यू हो गई। तो अगर n इक्वल टू 2 के लिए कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है l की, एक तो 0 और एक 1। मैंने बोला कि 0 से लेके n माइनस 1 तक होता है, तो 2 माइनस 1 का मतलब 1 है, तो 0 और 1 दो वैल्यूज पॉसिबल हो गई। तो l की एक वैल्यू 0 हो गई, l की एक वैल्यू 1 हो गई। तो 0 वैल्यू के लिए अभी हमने देखा s सबशेल होता है, और 1 वैल्यू के लिए p सबशेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की बात कर रहे हैं तो 2s सबशेल हो जाएगा और 2p सबशेल हो जाएगा। उसी तरीके से अब अगर हम मान लो 3 की वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, जितना आपकी n की वैल्यू होगी उतने ही नंबर ऑफ आपके सबशेल होंगे। जैसे मैंने कहा कि n की वैल्यू 1 है तो एक ही सबशेल पॉसिबल है, 0 वाला। अगर मैंने कहा कि n की वैल्यू 2 है तो दो ही सबशेल पॉसिबल है, 0 और 1 वाले। और मैं कह रहा हूं कि अगर n की वैल्यू 3 के बराबर है तो तीन सबशेल पॉसिबल होंगे, 0 1 2, ठीक है। तो 0 के लिए यहाँ पर आपका 3s हो गया, मतलब s होता है, s सब शेल होता है 0 के लिए, 1 के लिए p होता है और 2 के लिए क्या होता है, d होता है। तो 3s 3p और 3d हो गया। उसी तरीके से अगर 4 है हमारा n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 हमारे यहाँ पर l की वैल्यू पॉसिबल होंगी, 0 1 2 3। तो 0 के लिए s लेते हो, 1 के लिए p लेते हो, 2 के लिए d लेते हो और 3 के लिए f लोगे। अगर मान लो इसके आगे एक और आ जाएगा 4 तो उसके लिए g ले लोगे, ठीक है। लेकिन हमारे काम के बस इतने ही यहीं तक होते हैं। तो 4s 4p 4d 4f, ठीक है। क्योंकि ये फोर्थ शेल के पार्ट है इसलिए हम 4 लगा रहे हैं इस नंबर इसके आगे। तो इसलिए 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया, 4f हो गया। तो कहने का मतलब है 4s से लेके ये 4f तक जितने भी सब शेल है, ये सारे के सारे आप बिलोंग किसको करते हैं, फोर्थ वाले शेल को बिलोंग करते हैं, या फोर्थ वाले ऑर्बिट को बिलोंग करते हैं, अगर हम थॉमसन की लैंग्वेज में बोलते हैं, वो रदरफोर्ड की लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसे हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो होता है ये बेसिकली बताता है कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं आपके, मतलब एक्स वाई जेड जो रहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो ओरिएंटेशन होता है ऑर्बिटल का, उसको बताता है। यानी कि मान लो अगर हमारे पास कोई एक ऑर्बिटल इस तरीके से है, ठीक है, तो ये इस तरीके से है, या फिर ये इस तरीके से है, या फिर ये इस तरीके से, यानी कि कौन से एक्सिस पे है। मतलब आप इस वाले एक्सिस को वाई एक्सिस बोल दोगे, इस वाले एक्सिस को अगर सपोज एक्स एक्सिस बोल दिया, और इस वाले एक्सिस को आपने जेड एक्सिस बोल दिया, तो मतलब कौन से उस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओरिएंटेशन क्या है उसको ये बताता है कौन, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, the spatial orientation of the orbital with respect to the standard set of coordinate axes for any subshell defined by l value, 2l plus 1 values of ml are possible। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास l वैल्यू है, किसी भी सबशेल की l वैल्यू है, मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास सबशेल जो है वो मेरे पास p वाला है, तो p वाले सबशेल के लिए जो हमारे पास l की वैल्यू होती है वो l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि s वाले के लिए कितनी होती है, 0, p वाले के लिए 1, d वाले के लिए 2 और f वाले के लिए 3। तो ये मेरी सबशेल की वैल्यू होती है। जो मैंने कहा कि मेरे पास p वाला सबशेल है तो उसके लिए l की जो पॉसिबल वैल्यूज हो गई, l की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कौन सी है, 1 वैल्यू है। मतलब l की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पर जो मेरा ml हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि फॉर एनी सबशेल डिफाइंड बाय l वैल्यू 2l प्लस 1 वैल्यूज ऑफ ml आर पॉसिबल। तो यहाँ पर जो टोटल मेरे पास ml की वैल्यूज है वो 2l प्लस 1 के बराबर होंगे, यानी कि 2l की वैल्यू अगर मेरे पास 1 है प्लस 1 यानी कि 3। तो 3 वैल्यूज यहाँ पर मेरे पास पॉसिबल है। और ये जो रिप्रेजेंट की जाती है, किससे रिप्रेजेंट की जाती है, ml इज इक्वल टू -l माइनस l माइनस 1 माइनस l माइनस 2 एंड ये सो ऑन तक चलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो 0 1, फिर उसके बाद l माइनस 2 l माइनस 1 फिर l तक। तो माइनस l से लेके प्लस l तक जो है ये वैल्यू हमारी चलती रहती है। तो अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है 10 फॉर l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं यानी कि s सबशेल की बात कर रहे हैं, द ओनली परमिटेड वैल्यू ऑफ ml इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ml के लिए जो टोटल नंबर ऑफ, मतलब ml के लिए जो परमिटेड वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है कि 2l प्लस 1 अगर आप टोटल यहाँ पर निकालते हो
तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल, तो यहां से हमें समझ आया कि भाई एक ही s ऑर्बिटल होता है। फॉर l इक्वल टू 1, अगर मान लो हम l इक्वल टू 1 लेते हैं, l इक्वल टू 1 का मतलब हम p सब शेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ml की वैल्यू है, मैंने बोला आपको माइनस एल से लेके प्लस एल तक होती है। तो माइनस एल का मतलब क्या है, -1 हो गई, 0 हो गई और +1 हो गई, ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू हमारी 1 है। तो माइनस एल से लेके प्लस एल तक हमारी एमएल की वैल्यूज सारी पॉसिबल होती है, और टोटल नंबर ऑफ एमएल की वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो 2l+1 का फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो 2l+1 अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हो तो ये देख सकते हो 2 × 1 + 1, तो ये जैसे मैंने अभी नीचे आपको निकाल के दिखाया था वही है। तो 3 वैल्यूज यहाँ पर टोटल पॉसिबल है, ठीक है। तो 3p ऑर्बिटल्स, यानी कि p ऑर्बिटल्स जो हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं अपनी ओरिएंटेशन के बेसिस पे। जैसे मैंने ये जो अभी राइट साइड में आपको बना के दिखाया था, ये p ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा था। तो एक एक्स एक्सिस में हो सकता है, एक वाई में हो सकता है, एक जेड में हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो अगर हम l इक्वल टू 2 की वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पर m की जो वैल्यू होगी, ml की जो वैल्यू होगी वो -l से +l तक पॉसिबल होती है, यानी कि -2 से +2 तक हम जाएंगे। तो -2, -1, 0, +1, +2, तो 5 वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल हो गई। अब अगर हम इसमें फॉर्मूला भी लगाना चाहते हैं वो 2l+1 वाला, तब भी हमको 5 ही मिलेगा। तो 2l+1 अगर मैं लगाता हूँ तो l की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी तो 2 2 4 +1 इक्वल टू 5। यानी कि यहाँ पर अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, l इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, तो l इक्वल टू 2 का मतलब होता है सबशेल जो होता है वो हमारा कौन सा वाला होता है, d वाला सबशेल होता है। तो d सबशेल के लिए यहाँ पर 5 तरीके के ऑर्बिटल्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है, जो d ऑर्बिटल है उसकी 5 तरीके की अलग अलग ओरिएंटेशन हो सकती है। So it should be noted that the values of ML are derived from L and that the value of L are derived from N। यानी कि हम अगर यहाँ पर N की वैल्यू है तो N की वैल्यू से L की वैल्यू निकालते हैं और L की वैल्यू से ML की वैल्यू निकालते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो N की वैल्यू से L की वैल्यू कैलकुलेट होती है, L की वैल्यू से ML की वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है, each orbital in an atom therefore is defined by a set of values for n, l and ml. An orbital described by the quantum number n equal to 2, l equal to 1, ml equal to 0 is an orbital in the p subshell of the second shell। तो यहाँ पर अगर कह रहा है कि भाई आपको मान लो ये वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है कि n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है और ml की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो शेल है वो कौन सा वाला हो गया, सेकेंड वाला शेल हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला शेल हो गया। और अगर हम सबशेल की बात करें तो सबशेल कौन सा हो गया, l इक्वल टू 1 का सबशेल का मतलब होता है p वाला सबशेल। तो हमारे पास p सबशेल हो गया, सेकेंड वाला शेल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो एक मतलब ml इक्वल टू 0 मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल है हमारे पास इसका, किसका, p सबशेल का, ठीक है। तो ml इक्वल टू 0 का मतलब है कि ml की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 के लिए वो कौन कौन सी पॉसिबल है, -1, 0 और +1, यानी कि 3 टाइप के p ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। लेकिन ml की वैल्यू जिसके लिए 0 होगी वो वाले सबशेल की पर्टिकुलरली यहाँ पर बात की गई है, या वो वाले ऑर्बिटल की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द सबशेल एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद इट। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि ये सपोज न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ लाइक एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, इमेजिनरी है ये, इसको हम बोल रहे हैं शेल, ठीक है। अब इस शेल में क्या है, इस शेल में हमारे अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर s ऑर्बिटल हो सकता है, मान लो कि यहाँ पर p ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से p ऑर्बिटल हो गए अलग अलग ओरिएंटेशन के, ये d ऑर्बिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये मान लो आपके शेल हो गए, और ये मान लो आपके क्या हो गए, सब शेल हो गए, जिसकी वैल्यू हम l के बराबर मान रहे हैं, ठीक है। अब इस सब शेल के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स हमारे हैं, जैसे कि मान लो मैं ये कह रहा हूं कि भाई पी सब शेल है हमारे पास, तो पी सब शेल के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज पॉसिबल है एमएल की, -1, 0 और +1। तो 3 यहाँ पर वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि पी के अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसे हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड भी बोलते हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन होते हैं। तो उसमें से अगर आप ये एक सिंगल पार्ट लेते हो, ठीक है, ये जो आप सिंगल पार्ट की बात कर रहे हो, मान लो मैंने इन 3 में से एक को सेलेक्ट कर लिया, तो इस एक को मैं क्या बोलूंगा, इस एक को मैं ऑर्बिटल बोलूंगा, ठीक है। तो अब आप ये रिलेशन समझ लो, न्यूक्लियस के चारों तरफ लाइक स्फेरिकल जो पार्ट है या स्ट्रक्चर है, या जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, उसे हम शेल कह रहे हैं। उस शेल के अंदर क्या होंगे, काफी सारे हमारे सब शेल होंगे,
ठीक है, जैसे कि एस सब शेल हो गया, पी सब शेल हो गया, जो भी मतलब है, डी सब शेल हो गया, ऐसे करके। अब उन सब शेल के अंदर जो उनके करस्पॉन्डिंग अलग अलग ओरिएंटेशन बन रहे हैं, तो वो ओरिएंटेशन में से अगर हम किसी पर्टिकुलर एक ओरिएंटेशन को उठा लेते हैं, तो उस एक ओरिएंटेशन के सब शेल को हम ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको इस तरीके से समझना है कि ऑर्बिटल क्या होता है, सबशेल क्या होता है और शेल क्या होता है। ठीक है, शेल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, सबशेल जो पॉसिबल है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप अजीमुथल क्वांटम नंबर एल से, और सबशेल के अंदर जो यहाँ पर अलग अलग ओरिएंटेशन के हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल से। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ एक चार्ट बना के दिया हुआ है अलग अलग वैल्यूज के लिए। जैसे मान लो सबसे ऊपर पहले हमको वैल्यू दी है एल की, उसके बाद सबशेल की नोटेशन है, और उसमें फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। तो यहाँ देखो सबसे पहले अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ एल कितना होता है, 0 होता है, तो जीरो का मतलब होता है सबशेल कौन सा होगा, एस वाला होगा। और एस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब ये कैसे निकाल सकते हो, 2l+1 फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, या 2l+1 नहीं भी यूज करना तो -l से +l तक चले जाओ। अब 0 है तो -0 से +0 का कोई मतलब नहीं होता, वो 0 ही रहेगा, यानी कि सिंगल वैल्यू पॉसिबल है ऑर्बिटल की। उसके बाद अगर मान लो वैल्यू ऑफ एल हमारे पास 1 है, तो सब शेल की नोटेशन कौन सी हो जाएगी, पी हो जाएगी, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब ये आप कैसे निकाल सकते हो, 2l+1 का फॉर्मूला लगा लो, है तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो जो आपको यहाँ पर एल की वैल्यू है, एल से एल का क्या करो, -l से +l तक चले जाओ। तो -l से +l जाने का मतलब है कि -1, 0 और +1। तो तीन वैल्यूज यहाँ पर क्या होंगे, पॉसिबल होगी नंबर ऑफ ऑर्बिटल की। तो एक -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हमारे पास ऑर्बिटल होगा, एक 0 वाले का होगा और एक +1 वाले का होगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास वैल्यू ऑफ एल 2 दे रखी है, तो 2 का जो सबशेल नोटेशन होता है वो अभी हम पढ़ के आए, कितना होता है, डी होता है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना तो -l से +l तक चले जाओ, यानी कि -2, -1, 0, +1, +2। तो ये 5 तरीके की ओरिएंटेशन जो है वो पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो कितने हो गए, 5 हो गए। मान लो अगर वैल्यू ऑफ एल एल के 3 है, तो 3 के लिए जो सबशेल नोटेशन यहाँ पर यूज की जाएगी वो एफ यूज की जाएगी। और 3 के लिए अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, या तो 2l+1 का फॉर्मूला लगा लो, या फिर 3 के लिए आप -l से लेके +l तक चले जाओ, यानी कि -3, -2, -1, 0, +1, +2 और उसके बाद +3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तरीके के ऑर्बिटल्स आपके पास यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। उसी तरीके से वैल्यू ऑफ एल अगर आपको 4 दी है, तो उसके लिए जी नोटेशन हो जाएगा। ठीक है, एक एक लेटर हम आगे बढ़ते रहेंगे, एस पी डी एफ, फिर जी एच आई ऐसे करके हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जी के लिए अगर आप निकालना चाहते हो तो 2l+1 यूज कर लो, तो 2 4 8 +1 9 हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, -l से +l, तो -l से +l का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और उसके बाद +4। और जब आप इन्हें काउंट करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल है वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम एल की वैल्यू 5 लेते हैं, तो 5 के लिए सबशेल नोटेशन एच हो गया और नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका इन तीन क्वांटम नंबर का आपस में रिलेशन। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं या इसमें कोई डाउट है, बताओ कुछ भी अगर नहीं समझ आया इसमें तो। बताओ समझ आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्वांटम नंबर आता है जो इन तीन के बाद डिस्कवर हुआ है, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन स्पिन एस, इससे डिनोट करेंगे। द थ्री क्वांटम नंबर्स लेबलिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी यूज इक्वली वेल टू डिफाइन इट्स एनर्जी, शेप एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, तो एन को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एन से हमको एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा, यानी कि एन का नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा
उतने ज्यादा उस ऑर्बिट की, मतलब उसकी उतनी, वो जो आपका शेल है उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, या उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। शेप के बारे में हम किससे बता सकते हैं? शेप के बारे में हम एल वाले नंबर से, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस सब शेल हो जाएगा, अगर 1 है तो पी सब शेल हो जाएगा। तो हमें उससे शेप के बारे में पता चल जाएगा कि भाई कौन सा वाला सब शेल है। अभी हम शेप भी आगे देखेंगे कि एस की शेप कैसे होती है, पी की कैसी होती है, डी की कैसी होती है वो। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो क्वांटम नंबर था जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कह रहे थे, उससे हम ओरिएंटेशन का पता लगाते हैं। यानी कि अगर मान लो हमें पता लग गया कि भाई पी वाला सबशेल है, लेकिन पी वाले में से कौन से वाले ओरिएंटेशन का है, या डी वाला अगर सबशेल है तो उसमें भी कौन सा वाला ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो जो भी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होगा उसको हम क्या बोल रहे थे? ऑर्बिटल बोल रहे हैं, ठीक है। तो but all these quantum numbers are not enough to explain the line spectra observed in the case of multi-electron atom. That is, some of the lines actually occur in doublets. टू लाइंस क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। तो ये चीज हमने पहले भी देखी थी, लाइक ये फिनोमेना पहले हम नहीं समझ पाए थे कि ये जो जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पास पास में है, टू लाइंस क्लोजली स्पेस्ड, बहुत पास पास जो है, ठीक है, या फिर ट्रिपलेट थ्री लाइंस हैं, ठीक है, तो उनको हम ये नहीं समझ पाएंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में, अगर हम सिर्फ इन्हीं तीन क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। तो दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू मोर एनर्जी लेवल देन प्रिडिक्टेड बाय थ्री क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है कि भाई कुछ और भी यहाँ पर हमारे एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं, जो कि मतलब तीन क्वांटम नंबर से जो हमने प्रिडिक्ट किया उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो इन 1925 जॉर्ज उलेनबेक एंड सैमुअल गोल्डस्मिथ propose the presence of the fourth quantum number known as electron spin quantum number, ठीक है, यानी कि ms। तो ms से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। an electron spins around its own axis much in a similar way as earth spins around its own axis while evolving around the sun। तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं, कि भाई अर्थ जो है रिवोल्यूशन लगा रही है, और वो आपका एक जो रिवोल्यूशन होता है वो 365 डेज में कंप्लीट होता है, यानी कि पूरे एक साल में। लेकिन क्या होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है। तो ये चीज मैंने आपको तब भी बताई थी जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे। तो रोटेट जब अपने एक्सिस के ऊपर करती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। अपने एक्सिस के ऊपर जो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करता है? रोटेट करता है, उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं या रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके साथ भी ये सेम केस होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे चौथा, यहाँ पर जो क्वांटम नंबर है वो डिफाइन किया गया था, जिसे हम इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन हैज बिसाइड्स चार्ज एंड मास इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम नंबर। यानी कि इसमें भी क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। अब भाई अगर कोई भी चीज अपने एक्सिस पर घूमेगी तो उसमें एंगुलर मोमेंटम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है? स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर होता है। तो spin angular quantum momentum of the electron, a vector quantity, can have two orientation related to the chosen axis. These two orientation are distinguished by the spin quantum number ms, which can take the values of plus half and minus half, ठीक है। These are called the two spin states of the electron and are normally represented by two arrows, that is a spin up and a spin down. Two electrons that have different ms values are one plus half and the other minus half are said to have opposite spin, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आप प्लस हाफ माइनस हाफ का मतलब आप ये समझ सकते हो, लाइक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो वो उसका मोशन हो रहा है अपने एक्सिस के ऊपर, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, या तो मतलब वो प्लस हाफ, मतलब प्लस हाफ वैल्यू ले लेंगे उसके लिए, यानी कि मान लो कि प्लस प्लस को आपने क्लॉकवाइज बोल दिया, और दूसरी जो होगी उसकी ऑपोजिट वैल्यू हो जाएगी, यानी कि माइनस हाफ, यानी कि मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अपने एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो प्लस हाफ या माइनस हाफ अगर होती है उन दोनों में वैल्यू, तो इसका मतलब है कि उन दोनों की जो स्पिन है वो कैसे अपोजिट है, एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है और एक दूसरा वाला जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो एन ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन टू इलेक्ट्रॉन एंड दीस टू इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन। तो एक जो आपका ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, सबशेल के अंदर वाले में से कोई भी आपने एक ओरिएंटेशन का जो है पार्ट ले लिया या सबशेल ले लिया कोई भी एक ओरिएंटेशन का, तो उस ओरिएंटेशन के सबशेल को हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल बोल रहे हैं। तो एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हो सकते, एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन में जो स्पिन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। यानी कि एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, ठीक है।
तो उसके बाद है नेक्स्ट, टू सम अप द फोर क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई जो चार क्वांटम नंबर अभी हमने पढ़े हैं ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं। तो पहला है एन डिफाइंस द शेल। तो एन के बारे में हमने बात करी, एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि शेल को डिफाइन करता है। तो डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ये आपके साइज ऑफ द ऑर्बिटल को भी बताता है, यानी कि एन की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी उतने ज्यादा बड़े उसके सबशेल और उतने ज्यादा बड़े उसके ऑर्बिटल। एंड ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, और एनर्जी के बारे में बताएगा, यानी कि एन की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा उस पर्टिकुलर जो आपका शेल है उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी, या उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी। ठीक है, तो देयर आर एन सब शेल्स इन द nth शेल। तो हमने ये भी पढ़ा था कि भाई अगर कोई भी nth शेल है तो टोटल नंबर ऑफ जो सब शेल पॉसिबल होते हैं वो n के बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो एल आइडेंटिफाइज द सब शेल एंड डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो एल क्या करता है, ये सबशेल को बताता है और शेप के बारे में बताता है, ऑर्बिटल की शेप किस तरीके की होगी। तो देयर आर 2l+1 ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप इन अ सबशेल, दैट इज 1s ऑर्बिटल l इक्वल टू 0, 3p ऑर्बिटल l इक्वल टू 1 एंड 5d ऑर्बिटल l इक्वल टू 2 पर सबशेल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ही लिया है। टू सेम एक्सटेंट एल ऑल्सो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो यहाँ पर जो है एल जो है कुछ हद तक यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी को भी डिटरमाइन करता है। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमने बीच में ऊपर भी देखा था, आई थिंक जब हम कल या परसों जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में आपको अगर एनर्जी को डिफाइन करना है तो वहां पे एन और एल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, जैसे कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जो है, उनमें सिर्फ और सिर्फ एन हमारा क्या रहता है, एन सफिशिएंट रहता है एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में आपको ध्यान रखना है एन और एल दोनों की वैल्यू इन्वॉल्व होती है एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एम एल डेजिग्नेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, तो एम एल किसको बताता है, ओरिएंटेशन को बताता है, यानी कि मतलब ओरिएंटेशन कैसा है उसका, कौन से एक्सिस पर वो ऑर्बिटल बनाया गया। तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम एल हैज 2l+1 वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ही लिया, 2l+1 टोटल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, द सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर सबशेल। It means that the number of orbitals is equal to the number of ways in which they are oriented। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास आएंगे इसका मतलब उनकी ओरिएंटेशन उतनी अलग अलग होगी। ठीक है, और जो लास्ट वाला था एमएस, ये क्या करता है, ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन, ये स्पिन को बताता है कि स्पिन उसका कैसा हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में हो रहा है या उसके ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो चलो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला कर लो। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जरा। व्हाट इज द total number of orbitals associated with the principal quantum number, with the principal quantum number n equal to 3। बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। What is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n equal to 3? n equal to 3 में कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे? पांच पांच कैसे होंगे भैया? इस क्वेश्चन से ये पता लग जाएगा आप कितना अटेंटिव थे क्लास में। 7? अच्छा, चलो देखते हैं। कामिनी निकिता, पहले तो ये देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है या किसी और चीज की बात की जा रही है? बाकी लोग जल्दी करो।
संजना, क्या बता रहे हो? ये ऑर्बिटल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये 012 क्या आ गया? दीक्षा, कशिश, क्या है आंसर इसका? वैष्णवी। भाई आपसे जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो कृपया थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करिए। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये सब तो छोड़ो, अगर ये सब याद भी नहीं रहता। अभी ये हमने ऊपर पढ़ा था। ये देखो, ये लाइन दिख रही है यहाँ पे। क्या लिखा है यहाँ पे? द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीजेस एंड आर गिवन बाय एन स्क्वायर। क्या कर रहे हो फिर, ये बताओ। समझ नहीं आ रहा क्या ये? कि देखो, ये इन्होंने तो इतना कुछ बड़ा करके दिखाया आपको, मैं तो आपको सीधा आंसर बता दिया। भाई ये देखो, एन की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे वो 9 होंगे। 7 कैसे हो जाएंगे? 7 आप जो बता रहे हो वो सब शेल होंगे शायद, अभी हम देखते हैं क्या होंगे वो। ठीक है। अब देखो, एन इक्वल टू 3 है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके एक बार बता देता हूँ। चलो, अभी तो ब्रेक का टाइम हो गया। ये देखो, n इक्वल टू 3 अगर आपके पास है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है। अगर आप l की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। टोटल कितनी हो गई? 7 वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल हो गई। ये l की वैल्यू निकाल रहे हो। l की वैल्यू क्या बताती है? सब शेल बताती है, कितने सब शेल यहाँ पर पॉसिबल होंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या बताती है? l की वैल्यू सब शेल बताती है। अब अगर आपको यहाँ पर ऑर्बिटल कैलकुलेट करने हैं तो वो आप कैसे करोगे? देखो, ये सब शेल है, एंड इसके बाद एक तो, ठीक है, ये हो गया L = 7 हो गई इसकी वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पर क्या है? +2। हाँ, ये देखो, तो -1, 0 और +2। ये क्या दिया हुआ है इसमें? चलो, इसे मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? अभी रुको, मैं इसे बता दूंगा। चलो, अभी ब्रेक ले लेते हैं, एंड उसके बाद 8:25 पे मिलते हैं, ठीक है? 8:25 पे। 18 तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दीक्षा।